ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजर सानी की अर्जी दाखिल करेगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मुमताज डिग्री कॉलेज में 3 घंटे चली मीटिंग के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह फैसला लिया। बोर्ड के रुकन सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा कि बोर्ड ने तय किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजर सानी की अर्जी दाखिल करेगा। उन्होंने कहा कि बोर्ड ने साथ ही फैसला किया है कि मस्जिद के लिए दी गई 5 एकड़ की जमीन मंजूर नहीं है। बोर्ड के सेक्रेटरी ने उमरीन महफूज रहमानी ने कहा कि मस्जिद शरई एतबार से मस्जिद ही रहती है, मस्जिद के बदले ज़मीन, रकम और दूसरी चीज़ कबूल नहीं है। कन्वीनर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी और सेक्रेटरी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि बोर्ड का फैसला मुस्लिम कम्युनिटी के जानिब से नजर सानी की अपील की जाएगी। के मज़कूर वाला फैसले में कई पहलुओं पर न सिर्फ बाहमी तजाद है, सेल्फ कंट्री है, बल्कि कई नुक्तों पर यह फैसला समझ से परे है और पहली नजर में गैर मुनासिब मालूम होता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उसूल इंसाफ के मुताबिक नहीं पाता है। जब 22 और 23 दिसंबर 1949 की रात में जबरन यानी बाय कोर्ट जो मूर्तियां रामचंद्र जी की मूर्ति और दीगर मूर्तियों का रखा जाना गैर कानूनी था, तो इस तरह गैर कानूनी तौर पर रखी गई मूर्तियों को डीटी कैसे मान दिया गया। मस्जिद से 1857 से 1949 तक मुसलमानों का कब्जा और नमाज पढ़ा जाना साबित माना गया, तो किस बुनियाद पर मस्जिद की जमीन मुकदमा नंबर 5 यानी रामलल्ला के मुद्दई नंबर 1 को दे दी गई। आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते वक्त मौजूद जजों ने इस बात पर गौर नहीं किया कि वक्फ एक्ट 1995 की दफा 104A और 51 के मुताबिक मस्जिद की जमीन एक्सचेंज या ट्रांसफर को मुकम्मल तौर पर मना किया गया है। दस्तूर की दफा 142 के तहत मस्जिद की जमीन के बदले में दूसरी जमीन कैसे दी जा सकती है, जबकि खुद सुप्रीम कोर्ट ने अपने दीगर फैसलों में, सुप्रीम कोर्ट ने और जो फैसले दिए इससे पहले मैं ये बात वाज़ेह कर दी है कि दफा 142 यानी आर्टिकल 142 के इख्तियारात मौजूद जजों के लिए लामहदूद नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है। मजलिस आमला ने मज़कूरा पहलुओं पर गौर करने और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मज़कूरा और दीगर अपरेंट एरर होने की वजह से रिव्यू पिटीशन दाखिल करने का फैसला किया है। वी हैव डिसाइडेड टू फाइल रिव्यू पिटीशन, जिसमें इस पहलू का भी जिक्र किया जाएगा कि मस्जिद की जमीन के बदले में मुसलमान कोई दीगर जमीन कबूल नहीं कर सकते और इंसाफ का तकाजा है कि मुसलमानों को बाबरी मस्जिद की जमीन दी जाए। मुसलमान किसी आम हिस्से जमीन पर जायज हक लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं गए थे, बल्कि मस्जिद की जमीन के लिए इंसाफ हासिल करने की खातिर अदालत है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 2 अहम और बुनियादी फैसले लिए हैं। एक फैसला तो ये कि बाबरी मस्जिद केस के सिलसिले में हम नजर सानी की अपील करेंगे। बात यह है कि 5 एकड़ जमीन लेने की बात कही गई है। हमारा ये कहना है कि मस्जिद शरई एतबार से जहाँ बना दी जाती है वो जगह मस्जिद ही रहती है। हमारे लिए इस बात की गुंजाइश शरीयत में नहीं है कि हम मस्जिद के एवज में कोई और चीज़ कबूल कर लें, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे वो रकम हो, चाहे उसके बदल में कोई और दूसरी चीज़ दी जाए। और ये बात इंसाफ के तकाजे के बिल्कुल खिलाफ है कि किसी ज़मीन के सिलसिले में जहाँ टाइटल सूट का केस चल रहा हो, उसके एवज में किसी फरीक को थोड़ी सी ज़मीन देकर के कहा जाए कि वो उस पर तैनात कर दे। वो मुसलमानों की नुमाइंदगी करता है और ये मुकदमा भी मुसलमानों की तरफ से दायर हुआ था, अकेले सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से दायर नहीं हुआ था। CPC में सिविल प्रोसीजर कोड में एक प्रोविजन है कि अगर कोई मुकदमा रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी से दाखिल किया जाए, तो ये रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में दाखिल हुआ था, कोर्ट ने परमिट किया था और इंटायर मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से दाखिल हुआ था। इसलिए इंटायर मुस्लिम कम्युनिटी को फैसला करने का अख्तियार है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक नुमाइंदा तंजीम है, इस पर सभी दीगर जमातें शामिल हैं, इसलिए फैसला किया गया और हमें उम्मीद है कि बोर्ड इस फैसले का एहतराम करेगा जैसा उसने खुद कहा है, और बोर्ड कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो शरीयत के खिलाफ हो और वक्फ एक्ट के खिलाफ। हमने वक्फ एक्ट की निशान नहीं की है कि वक्फ एक्ट के तहत वो एक्सचेंज नहीं कर सकते।
पार्लियामेंट का सरमाई इजलास 18 नवंबर से शुरू हो रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में दिल्ली में कुल जमाती इजलास मुनक़्क़िद किया गया। इस इजलास में तेलंगाना राष्ट्रीय समिति की जानिब से नामा नागेश्वर राव और के केशव राव ने शिरकत की। नामा नागेश्वर राव ने बताया कि सरमाई इजलास में हुकूमत की जानिब से पेश किए जाने वाले बिल्स की हिमायत करने की अपील की और साथ ही ऐवान की कार्रवाई को बिना खलल चलाने में ताउन तलब किया। नागेश्वर राव ने बताया कि टीआरएस तेलंगाना के मसाइल को ऐवान में उठाएगी। पसमानदा तबकात को रिजर्वेशन के लिए असेंबली में मंजूर की गई करारदाद को मंजूरी देने और एपी तंजीम नौ कानून पर अमलावरी पर जोर दिया गया। సమావేశాలలో మళ్ళా 27 బిల్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసి పాసింగ్ చేయడానికి అని చెప్పి ఒక లిస్ట్ ఇచ్చారు పంపటం. దాంట్లో భాగంగా మరి సెలెక్టివ్ కమిటీ కొన్ని పంపటం, దాంతో ఇంకా బిల్స్ మినిమం ఏంటంటే 2-3 డేస్ ముందే అవన్నీ కూడా మరి ఇచ్చినట్టయితే డిస్కషన్ ఫ్రూట్ఫుల్గా జరుగుద్దని అవి కూడా చెప్పడం జరిగింది. రిజర్వేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా కొన్ని ఇష్యూస్ ఎక్కడైతే పెండింగ్ ఉన్నాయో వాటన్నిటికి కూడా మరి చర్చ జరగాలి. ఆ ఇష్యూస్ మీద కూడా మొత్తం ఇది కావాలనేది చెప్పడం జరిగింది. దాంతోపాటుగా రీఆర్గనైజేషన్ ఏదైతే మనకి తెలంగాణ వచ్చినప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా కొన్ని పెండింగ్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, ఆ ఇష్యూస్ మీద కూడా టైం ఇవ్వాలి, చర్చ జరగాలని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. ఓవరాల్గా మేము కోరుకునేది ఒకటి ఏంటంటే పార్లమెంటు జరుగుతున్నప్పుడు ప్రజల సమస్య మీద డిస్కస్ చేయడానికి అవకాశాలు ఇవ్వాలని, మా యొక్క తెలంగాణకి సంబంధించిన విషయాలలో కూడా మరి ఏదైతే ఉన్నాయో पेंडिंग इश्यूज अन्न కూడా కంప్లీట్ చేయాలని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल की तायद में आज एमआरपीएस ने महादीक्षा का ऐलान किया था। पुलिस ने इंदिरा पार्क पर महादीक्षा की इजाज़त देने से इनकार किया। इंदिरा पार्क के करीब पुलिस की भारी जमत तैनात की गई और आरटीसी मुलाजमीन के एहतजाज के पेश नज़र तेलुगु तल्ली फ्लाईओवर ब्रिज को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। इंदिरा पार्क की जानिब जाने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है। हबशीगुड़ा में एमआरपीएस के सदर मंदाकृष्ण मादिगा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। टीजेएस के सदर प्रोफेसर कोदंडाराम घर पर नजरबंद है। आरटीसी जेएसी कन्वीनर अश्वत्थामा रेड्डी अपने घर पर भूख हड़ताल कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, आरटीसी यूनियन लीडर अश्वत्थामा रेड्डी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जी हां, आरटीसी जेएसी कन्वीनर गिरफ्तार। घर पर भूख हड़ताल कर रहे थे अश्वत्थामा रेड्डी। पुलिस ने आरटीसी जेएसी कन्वीनर को गिरफ्तार कर लिया। अश्वत्थामा रेड्डी गैर मुअय्यना भूख हड़ताल कर रहे थे अपने घर पर। आज दूसरा दिन था। आज पुलिस ने अश्वत्थामा रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया। आरटीसी यूनियन लीडर अश्वत्थामा रेड्डी को पुलिस ने उनके घर से गिरफ्तार कर लिया है। वो 2 दिन से भूख हड़ताल पर थे और पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद अश्वत्थामा रेड्डी को उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया है, जहां उनका इलाज मुआवजा किया जाएगा, चेक किया जाएगा। क्योंकि गैर मुअय्यना भूख हड़ताल पर थे अश्वत्थामा रेड्डी कल से, आज उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। आरटीसी यूनियन लीडर अश्वत्थामा रेड्डी हैं। आरटीसी जेएसी के कन्वीनर हैं अश्वत्थामा रेड्डी। घर पर भूख हड़ताल कर रहे थे कल से, आज पुलिस ने उन्हें घर से गिरफ्तार किया और उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया है। और आगे बढ़ेंगे। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से आरटीसी हड़ताल मामले पर हाई कोर्ट में दाखिल किए गए हलफनामे की कांग्रेस लीडर उत्तम कुमार रेड्डी ने मजम्मत की है। उन्होंने इस मामले पर हाई कोर्ट को सुमोटो नोटिस लेने और झूठा हलफनामा दाखिल करने पर आईएएस अफसर के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की। उन्होंने इस मामले को पार्लियामेंट में उठाने का भी ऐलान किया। మీదనే చీఫ్ జస్టిస్ గారు సుమోటో యాక్షన్ తీసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాము. ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఎవరి ప్రోద్బలంతో ఒక హైకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ ముందు ప్రతిపక్ష పార్టీలు మీద ఈ ఆరోపణ చేస్తున్నాడో చీఫ్ జస్టిస్ షుడ్ టేక్ కాగ్నిసెన్స్ ఆఫ్ దిస్. దిస్ ఎ వెరీ వెరీ సీరియస్ మ్యాటర్. మేము కాంగ్రెస్ పార్టీతో సహా విపక్షాలు డీస్టెబిలైజ్ గాని ప్రభుత్వాన్ని కూల్చే ప్రయత్నం చేసే ఆధారాలుంటే మా మీద కేసులు పెట్టి జైలుకు పంపించాలి, లేకపోతే ఇటువంటి అఫిడవిట్ ఫైల్ చేసిన ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ని సర్వీస్ నుంచి డిస్మిస్ చేయాలి అని. బికాస్ ద మ్యాటర్ ఈజ్ ఆల్రెడీ పెండింగ్, రిటర్న్ అఫిడవిట్ ఈస్ ఫైల్డ్ బై ద ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ మిస్టర్ సునీల్ శర్మ
before the Chief Justice, it is most appropriate that the Chief Justice order an inquiry by an independent agency like the CBI that is this true? ట్రేడ్ యూనియన్స్ విపక్షాలు కలిసి టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాన్ని అస్థిరపరిచే ప్రయత్నం చేసినాయా, కూల్చివేసే ప్రయత్నం చేసినాయా? చేస్తే మా మీద కేసులు పెట్టాలి, చేయకుంటే ఆ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ డిస్మిస్ చేయాలి. ఈ విషయాన్ని మేము హైకోర్టుకు అప్పీల్ చేస్తూ పార్లమెంట్లో కూడా ప్రస్తావించబోతున్నాం అనే విషయం కూడా మేము మనవి చేస్తున్నాం. वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन शाख हैदराबाद ने हिलाई मेमन जमात के अरकान पर इल्ज़ाम आयद किया कि वह ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर तहाइफ की तकसीम को झगड़े की शक्ल देते हुए WMO के अरकान के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और उन्हें गिरफ्तार करवाया. WMO ने वाज़ेह किया कि उनकी तंजीम हैदराबाद में मुकीम मेमन तबके के लोगों में फलाह का काम करती है और उन्हें हैदराबाद हिलाई मेमन जमात से कोई इख्तिलाफ नहीं है. एक एक घर पे गए, खटका मारे, अस्सलाम वालेकुम, आज ईद मिलादुन नबी आपको मुबारक, ये WMO की तरफ से तोहफा है. ये देख के सब लोग नीचे आ गए. आने के बाद हमारे हैदराबाद हिलाई मेमन जमात के वाइस प्रेसिडेंट और उनके भतीजे आते हैं और हमारे WMO के यूथ के चेयरमैन, हमारे सीनियर कमेटी मेंबर WMO के अब्दुल रऊफ साहब से नाजेबा गुफ्तगू करते हैं. कॉलोनी में कुछ अपने भाइयों के साथ कुछ शेयर करता है तो उसमें मैं जहाँ तक समझता हूँ इजाज़त की कोई ज़रूरत नहीं है. कोई गलत काम तो नहीं कर रहे थे, अच्छे काम के वास्ते एक बड़े दिन मिलादुन नबी के दिन ये झगड़ा कम से कम नहीं होना था. तो मेरी ये गुजारिश है सब लोगों से कि आपस में मेमन भाई है, एक ही प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए और जो है जितने अख्तलाफात है उसको बाजू हटा के एक प्लेटफॉर्म पे हम सोशल वर्क का काम करें तो बेहतर रहेगा. जमात का झगड़ा नहीं है, ये सबका ईगो का झगड़ा है. कहीं ना कहीं सब एक दूसरे से कारोबार में रिलेटेड है, कहीं ना कहीं ये पैसों के लेन देन का है. किसी को किसी से कोई पर्सनल है जो पूरी जमात के कंधे पे रख के बंदूक चलाई जा रही है. और इसमें ओवरऑल अगर हम बॉटम लाइन जा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारी कौम का नुकसान हो रहा है. काचीगुड़ा ट्रेन हादसे में शदीद जख्मी MMTS के लोको पायलट चंद्रशेखर की इलाज के दौरान मौत हो गई. हादसे के बाद लोको पायलट कैबिन में फंस गया था. 8 घंटों की तवील जद्दोजहद के बाद पायलट को बाहर निकाला गया था. इन्फेक्शन के बाद 2 दिन कबल लोको पायलट का एक पैर काट दिया गया था. कल रात इलाज के दौरान लोको पायलट चंद्रशेखर की मौत हो गई. डॉक्टर्स ने बताया कि कल रात दिल का दौरा पड़ने से चंद्रशेखर की मौत हो गई है. बच्चों में पाई जाने वाली नज़र की कमज़ोरी की निशानदेही करते हुए इसका इलाज करने को लेकर शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ. आज सुबह हैदराबाद में वाक़े LV प्रसाद आई अस्पताल से चिल्ड्रंस आई केयर वॉक का अहतमाम किया गया. वॉक में डॉक्टर्स के अलावा बीनाई से महरूम बच्चे और उनके सरपरस्तों के अलावा दीगर ने शिरकत की. LV प्रसाद आई अस्पताल की जानिब से 11 नवंबर तक 17 नवंबर तक सेव आई वीक मनाया गया. डॉक्टर्स ने बताया कि बच्चों में मोतियाबिंद का मर्ज दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है. यंग हैदराबादी शूटर ईशा सिंह ने हालिया दिनों में दोहा में मुनक्किदा 14वें एशियन चैंपियनशिप मुकाबलों में 3 गोल्ड मेडल हासिल करते हुए अपने मुल्क का नाम रोशन किया. 14 साल ईशा सिंह ने अब तक 50 से ज़्यादा मेडल हासिल किए हैं. ईशा सिंह फिलवक्त सिकंदराबाद के एक प्राइवेट स्कूल में 9वीं जमात में तालीम हासिल कर रही हैं. जूनियर वर्ल्ड कप में भी ईशा ने सिल्वर मेडल हासिल किया था. कौमी चैंपियनशिप जूनियर मुकाबलों में भी ईशा सिंह ने सिल्वर मेडल हासिल किया है. ईशा ने कहा कि उनका अगला कदम ओलंपिक में मेडल हासिल करना है. My first goal నాకు చాలా మోటివేట్ చేసింది and I wanted to get more medals. So I tried, like, I think I played more of the competitions that qualify me to the nationals. So that's how I came up, and within I think 1.5 year I came into the squad and then the team. Then I started playing competitions. I got experience and I started doing well. This year I got a silver in the Junior World Cup and I have a Asian Air Gun gold.
So my goal is right now, my actual goal is always the Olympics, but what I'm really looking forward is the Youth Olympics 2022. So getting a gold in that would be a really big achievement for me. और भाई रुख करेंगे आंध्र की खबरों का, नजर हेडलाइंस पर। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास से पहले ऑल पार्टी मीटिंग का इनकाद, एपी के मसाइल को ऐवान में उठाने वाईएसआरसीपी लीडरों का ऐलान। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के लिए तेलुगु देशम पार्टी की तैयारियां, पोलावरम, अमरावती और रिवर्स टेंडरिंग मामले को उठाने टीडीपी का ऐलान। दरख्तों की कटाई के सबब फ़ज़ाई आलूगी में हो रहा है इजाफा, गुंटूर में जनूबी हिंद की रियासतों के महकमे जंगलात के अहदेदारों का इजलास, बागबानी को बढ़ावा देने का मुतालबा। विशाखा बीच पर वाइजाक नेवी मैराथन का इनकाद, मुल्क व बैरून ममालिक के 18,000 अफराद ने की शिरकत। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में मरकजी हुकूमत की जानिब से तलब करदा ऑल पार्टी मीटिंग में वाईएसआरसीपी ने शिरकत की, विजय साई रेड्डी, मिथुन रेड्डी ने शिरकत की। विजय साई रेड्डी रियासती मसाइल, पोलावरम मेडिकल कॉलेज, बैकवर्ड एरिया की ग्रांट जारी करने पर जोर दिया। एपी तंजीम नौ कानून पर अमलावरी की मांग की गई। हर पार्टी को बिल्स की मंजूरी से पहले 10 मिनट बहस के लिए वक्त देने की हुकूमत से अपील की। పోలవరం విషయంలో జరుగుతున్నటువంటి అపోజిషన్ పార్టీస్ చేస్తున్నటువంటి ఆ యొక్క ప్రాజెక్టును పూర్తి కానివ్వకుండా అడ్డుకుంటున్నటువంటి విధానాన్ని సభ దృష్టికి తీసుకురావడం జరిగింది. పోలవరం విషయంలో ఇప్పటికీ కూడా ఇంకా 3,000 జరిగినటువంటి పనుల్లో 3,000 కోట్ల పైచిలకు బిల్లులు పెండింగ్ ఉన్న సంగతి, అక్కడ మెడికల్ కాలేజెస్ని పెట్టమనని కేంద్రాన్ని విజ్ఞప్తి చేయడం జరిగింది. బ్యాక్వర్డ్ ఏరియా గ్రాంట్ ఏదైతే ఉందో అది 2017, 18, 18, 19 2 సంవత్సరాలకు గాను గతంలో ఇస్తున్నటువంటి విధంగా 350 కోట్లు 350 కోట్లు మొత్తం 700 కోట్ల రూపాయలు బాకీ ఉన్నటువంటి సంగతి కేంద్ర ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకురావడం జరిగింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్విభజన చట్టంలో పొందుపరిచినట్లుగా బుందేల్ఖండ్ ప్యాకేజీ రీతిలో ఇస్తానన్నటువంటి నేపథ్యంలో 25 బిల్స్ని 20 రోజులు మాత్రమే వర్కింగ్ డేస్ ఉన్నాయి, వాటిల్లో ప్రవేశపెట్టాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఎన్ని బిల్స్ని లోక్సభ, రాజ్యసభ ఏవేం పాస్ చేయగలదన్నటువంటిది, సభ సజావుగా జరగాలన్నటువంటిది ప్రధానమంత్రి గారు కూడా విజ్ఞప్తి చేయడం జరిగింది. ప్రతి పార్టీకి కనీసం ఒక 10 నిమిషాల పాటు చర్చలో పార్టిసిపేట్ చేసే విధంగా, మాట్లాడేటటువంటి విధంగా, చిన్న పార్టీ అయినా కూడా, పార్టీ విత్ 2 మెంబర్స్ అయినా కూడా వాళ్ళకి అవకాశం కల్పించాలన్నటువంటి విషయాన్ని ప్రభుత్వం దృష్టికి వాళ్ళు చాలామంది సభ్యులు కూడా తీసుకురావడం. मरकजी हुकूमत के कुल जमाती इजलास में तेलुगु देशम पार्टी की लीडरों ने शिरकत की। तेलुगु देशम पार्टी ने एपी तंजीम नौ जदीद बिल, अमरावती, पोलावरम, रिवर्स टेंडरिंग को पार्लियामेंट में उठाने का ऐलान किया। క్యాపిటల్ అమరావతి విషయం కానీ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఏపీ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ ప్రకారం కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కూడా సంబంధం ఉన్నది. ఈ సంబంధం ఉన్నటువంటి విషయాల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం రివర్స్ టెండరింగ్ పేరుతో రివర్స్ గవర్నెన్స్ చేస్తున్నది కనుక దానిపైన ఏ రకంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం వ్యవహరించబోతున్నదో అనే విషయాలను కూడా మేము రాజ్యసభలో లేవనెత్తి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకి, ఎందుకంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్పందించట్లేదు, దానిపైన కేంద్ర ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకువచ్చి అవి కూడా ఫ్రూట్ఫుల్గా డిస్కషన్ చేయాలని చెప్పేసి మేము అనుకుంటున్నాం. गुंटूर में जनूबी हिंदुस्तान की रियासतों के महकमे जंगलात के अहदेदारों का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें दोनों तेलुगु रियासतों के अलावा केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के अहदेदारों ने शिरकत की। इजलास के दौरान मुल्क में बढ़ती आलूदगी पर तबादला ख्याल किया गया। दिल्ली में बढ़ती फ़ज़ाई आलूदगी पर अहदेदारों ने तशवीश का इजहार किया और कहा कि दरख्तों की कटाई के सबब आलूदगी में इजाफा हो रहा है। जंगलात के अहदेदारों की कौमी तंजीम के लीडर कमल सिंह यादव ने रियासती और मरकजी हुकूमत से बागवानी को फ़रोग़ देने पर जोर दिया।
इजलास के दौरान रियासती हुकूमतों की जानिब से चलाए जाने वाले फलाही प्रोग्रामों पर भी तबादला ख्याल किया गया। पूरा विश्व चिंतित है क्लाइमेट चेंज से। क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, किस लिए इसको कंट्रोल किया जाए। इस कंट्रोल करने की प्रकृति ने पावर वृक्ष को दी है। वृक्ष इसका बैलेंस बनाता है और वृक्ष की रक्षा करने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। यदि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयजों की प्रॉब्लम की और सोल्यूशन किया जाएगा तो फॉरेस्ट एरिया बढ़ेगा, फॉरेस्ट एरिया वाइल्ड लाइफ बचेगी, वाइल्ड लाइफ बचेगी, क्लाइमेट चेंज को उस पर स्थिरता आएगी, रुकावट आएगी। तो इसलिए हमारी मांग है कि क्लाइमेट चेंज से यदि आपने जूझना है, इसको दुरुस्त करना है, इसको शुद्ध बनाए रखना है, तो आपके फॉरेस्ट एम्प्लॉयज को इश्यूज को आप उसकी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कष्ट करना होगा, उनकी बातों को सुनना होगा, उनको बेटर पे स्केल देना होगा, उनकी यूनिफॉर्म स्टेटस बढ़ाना होगा। इसी बात पर चर्चा करने के लिए आज हम ये 5 स्टेटों की मीटिंग बुलाने के लिए यहाँ पर आए। करनूल जिला कलेक्टर वीरापन दयान ने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से 20 नवंबर से YSR नवासकम प्रोग्राम का इफ्तिताह अमल में लाया गया है। इस प्रोग्राम के तहत हुकूमत की फलाही स्कीमों से मुस्तफ़ीद होने वालों का सर्वे किया जाएगा। इस प्रोग्राम का अहम मकसद मुस्तहिक अफराद को उनका हक दिलाना है। सर्वे के दौरान समाजी और माशी सूरत हाल का भी जायज़ा लिया जाएगा। इस मौके पर राइस कार्ड, पेंशन कार्ड, YSR हेल्थ कार्ड, जगनन्ना विद्या कार्ड, वसाती देवना कार्ड तकसीम किए जाएंगे। ఈ వైఎస్ఆర్ నవశకం కింద 4 రకమైన కార్డులు ప్రజలకి పంపిణీ చేయడం, 7 పథకాల నుంచి లబ్ధిదారుల్ని ఎంపిక చేసుకొని వాళ్ళకి అర్హత కలిగినటువంటి వాళ్ళకి లబ్ధిని పంపిణీ చేయడం, ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది. కొత్తగా బియ్యం కార్డు, రెండోది పెన్షన్ కార్డు, వైఎస్ఆర్ పెన్షన్ కానుక కార్డు, మూడోది आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लीडर अहमद अली खान ने जगन हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ने अक़लियतों के कर्ज़ों को मनसूख कर दिया है। उन्होंने हुकूमत के इक़दाम को अक़लियती तबके से नाइंसाफ़ी करार दिया है। उन्होंने हुकूमत से अक़लियतों के कर्ज़ों को जारी करने की मांग की। बसूरत दीगर कांग्रेस की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाज करने का इंतबा दिया। चुका है सेकेंड फेज बेनिफिशियर्स और थर्ड फेज बेनिफिशियर्स जिनको इलेक्शन के दौरान पैसा नहीं पहुंचाया गया, लोन सैंक्शन होकर भी उनके सब्सिडी अमाउंट नहीं पहुंचाया गया, उन्हें रोक दिया गया। तो हजारों लोगों की उम्मीदों पर मौजूदा हुकूमत ने पानी फेर दिया। जगन मोहन रेड्डी साहब से गुजारिश करता हूं, अदबन गुजारिश कर दूंगा कि आप इस तरह नाइंसाफी ना करें, ये लोगों की उम्मीदों पे यूं पानी ना फेरे, उनके नुकसान मत पहुंचाइए। ये अपना लेटर वापस लीजिए। हम इनको वापस आप री एप्लीकेशन में मत डालिए। ये अपना और साल 1.5 साल बर्बाद नहीं कर सकते। आपके पास अगर बजट नहीं है तो बजट आने के बाद इनको पेमेंट दे दीजिए। करनूल जिला कलेक्ट्रेट के अहाते में नौजवानों की जानिब से शजरकारी की गई। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से जिला कलेक्टर करनूल ने शिरकत की। जिला कलेक्टर करनूल ने नौजवानों की काविशों को सराहा और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाम में शऊर बेदारी पर जोर दिया। रायलसीमा यूनिवर्सिटी और दीगर तलबा तंजीमों ने रुकन असम्बली करनूल हफीज़ खान के मकान का घेराव किया। हुकूमत से करनूल में हाई कोर्ट कायम करने और करनूल को रियासत का सदर मकाम बनाने के लिए हुकूमत पर दबाव बनाने का मुतालबा किया। इस मौके पर हुकूमत के खिलाफ आवाज़ बुलंद की गई। तलबा तंजीम के लीडरों ने रुकन असम्बली करनूल हफीज़ खान को एक याददाश्त भी पेश की। रुकन असम्बली करनूल हफीज़ खान ने तलबा को यकीन दिलाया कि वो हाई कोर्ट कायम करने के लिए खुसूसी कोशिश करेंगे। बारगाह साकिया रोज़ा दरगाह करनूल में जलसे मीलादुन्नबी का इनक़ाद अमल में लाया गया। सदर जामिया क़मरुल हुदा मौलाना मुबश्शिर पाशा क़ादरी ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही दीन के हक़ की शर्त अव्वल है। उन्होंने मुसलमानों से नमाज को पाबंदी से अदा करने पर जोर दिया। जलसे की सदारत बिरादर सज्जादा नशीन सैयद दादा बादशाह क़ादरी, सज्जादा नशीन रोज़ा दरगाह सैयद अनवर पाशा क़ादरी ने की है। जलसे का अख्तिताम सलाम के साथ दुआ से हुआ। इस जलसे में अदूनी, नंदियाल, रायचूर, गदवाल, हैदराबाद, महबूब नगर के अलावा दीगर इलाकों से लोग शरीक हुए। फिर कुछ ने आकर कहा कि
के घर में बीमार थे मेरे वालिद, बगैर दवा के अल्लाह ने उन्हें शिफा अता फरमा दिया। आज के दिन बड़े ताज्जुब का है, माहौल बाही नूर होने लगा, पूरे मक्के की सरजमीन चमकने लगी। यही मामला हो रहा था। मक्के की सरजमीन के सरदार ने देखा कि एक मीटिंग सी हो रही है और बहुत ही ज्यादा गुफ्तगू हो रही है। उस मीटिंग में सरदार पहुंच के पूछने लगा, क्या बात है, क्या किस्म की मीटिंग हो रही है? उन्होंने कहा, आप नहीं देख रहे हैं, मक्के में एक किस्म की रौनक आज आ चुकी है। आज जो जानवर दूध देने के काबिल नहीं थे, आज वो दूध देने के काबिल अचानक से हो गए। वो दरख्त जिनको हमने जमाने दराज से सूखा देखा, आज वो अचानक से हरे भरे हो गए। वो बीमार जिनकी दवाओं से भी सेहत नहीं हो रही थी, बिना दवा के वो सेहतमंद हो गए। आज का माहौल अजीब है।